हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस होती हैं वो एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलबी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक रहने वाला है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर शर्तीय संविदा क्या होता है। एक और बात कि मेरे इस वीडियो में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से करें या हिंदी मीडियम से, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो 2024 में 10 मार्क्स में पूछा गया था एग्जाम में। व्हाट इज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स? आर द फॉलोइंग वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स? इंश्योरेंस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, स्पेक्यूलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब इन्होंने पूछा कि शर्तीय संविदा क्या है और क्या निम्नलिखित शर्तीय संविदाएं हैं, जैसे कि बीमा, इंश्योरेंस, लॉटरी, शब्द पहेली जो क्रॉसवर्ड पजल्स होती है, या सट्टा संविदा। बेसिकली ये क्वेश्चन वैसे तो 10 मार्क्स में पूछा गया था, लेकिन इस वीडियो में जितना कंटेंट होगा वो आप 20 मार्क्स के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा वेजर क्या होता है, यानी कि दाव क्या होता है। अब जो दाव की परिभाषा है ना, वो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी गई है। वो क्या कहता है कि एक दाव, जिसे सामान्यतः शर्त या बाजी भी कहा जाता है, दाव को या तो शर्त या बाजी भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दो पक्षों के बीच किया गया एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें किसी अनिश्चितता घटना के परिणाम पर पैसा या पैसे के बराबर मूल्य का भुगतान किया जाता है। ठीक है, जैसे जिसको हम बेटिंग कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें कोई अनिश्चितता घटना होती है जो पहले से मतलब पता नहीं होता कि ये क्या घटित होने वाला है, अनसर्टेन इवेंट हो जाता है उसके रिजल्ट के ऊपर, कि एक कहता है नहीं ये होगा, दूसरा कहता है ये होगा, दोनों कहते हैं लगी शर्त, तो ये क्या होता है, ये वेजर होता है, दाव, बाजी, शर्त, बेट। ठीक है, तो इसका मतलब कोई अनसर्टेन इवेंट होता है, अनिश्चित घटना होती है जिसके परिणाम पर पैसा या पैसे के बराबर मूल्य का कोई भुगतान किया जाता है। ठीक है, या तो पैसा दे रहे हैं या कोई और ऐसी वैल्यू दे रहे हैं, मतलब जो मनी वर्थेड है। ठीक है, ऐसे समझौते भारतीय अनुबंधन अधिनियम 1872 की धारा 30 के अंतर्गत आते हैं, 30 सेक्शन के अंदर आएगा, जो सभी दाव के समझौतों को अवैध और कानून द्वारा परिवर्तनीय लागू नहीं होने वाला घोषित होता है। मतलब ये सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 डिक्लेयर्स ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एंड अनएनफोर्सिएबल इन लॉ। सेक्शन 30 कहते हैं कि जितने भी इस प्रकार के शर्त वाले, बाजी वाले, वेजर वाले, ठीक है, या बेटिंग वाले जितने भी एग्रीमेंट्स बनते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे और अनएनफोर्सिएबल होंगे लॉ की नजर में। अब हमें ये पता लग गया कि वेजर क्या होते हैं, सट्टा क्या होता है, बाजी क्या होता है, दाव क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सट्टा अनुबंध क्या होता है। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक विशिष्ट प्रकार का अनुबंध होता है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, जो मुख्य रूप से स्पेक्यूलेटिव स्वभाव का होता है। ठीक है, जिसमें दो पक्ष किसी अनिश्चित घटना के परिणाम पर शर्त लगाने बैठ जाते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 30 में आता है ये। ठीक है, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड होंगे और कानून द्वारा अनएनफोर्सिएबल होंगे। ठीक है, यह सिद्धांत भारतीय अनुबंधन विधि का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसे समझना आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव अनेक वाणिज्य और व्यक्तिगत समझौतों की वैधता पर पड़ता है। अब इसको, इस प्रिंसिपल को समझना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इस प्रिंसिपल को, यानी कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल को हमें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो पड़ता है लीगैलिटी ऑफ मैनी कॉमर्शियल और पर्सनल एग्रीमेंट्स पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सट्टा अनुबंध की विशेषताएं क्या हैं। इस स्लाइड में आपको हिंदी में दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इंग्लिश में दिखेगा यह पूरा पार्ट। तो जिनका भी हिंदी मीडियम है वो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले नेक्स्ट स्लाइड से नोट्स बना सकते हैं। अभी समझते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं का मतलब क्या है कि किसी एग्रीमेंट को अगर हमें प्रूव करना है कि वो सट्टा अनुबंध है यानी कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो क्या एसेंशियल कंडीशंस होंगी जिनको वो कॉन्ट्रैक्ट पार कर रहा होगा। ठीक है, जैसे अनिश्चित घटना पर निर्भरता, हम ये दिखाएंगे कि ये देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर निर्भर है। यह अनुबंधन किसी ऐसी घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से अनिश्चित होती है और पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर होती है। ये घटना के घटित होने या ना होने पर अनुबंध का पालन तय होता है। ठीक है, कि जो भी कंडीशंस होती है कि ठीक है, अगर ये टीम जीती तो मैं पैसे दूंगा, वो टीम जीती तो तू पैसे देगा। तो इस तरीके से जो भी एग्रीमेंट्स बनते हैं ये क्या होते हैं? सट्टा अनुबंध होते हैं, है ना। तो ये
परिणाम के होने या ना होने पर ही इसका पालन होता है। लाभ या हानि की पारस्परिक संभावना। अब इसमें क्या होता है ना, म्यूचुअल चांस होता है गेन या लॉस का। मान लीजिए कि कोई बैटिंग चल रही है, मैंने उसमें कहा कि टीम ए जीतेगी और अगर वो टीम ए जीत गई तो मैं इतने पैसे जीतूंगा, ठीक है, या फिर तुम इतने पैसे हार जाओगे। तो ये क्या है, ये उस टीम के जीतने या हारने के 50-50% चांसेस है, क्योंकि मेरा उसके जीतने या हारने से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो उसमें कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को क्या है, मेरा म्यूचुअल चांस है किसका, गेन और लॉस का। मुझे पक्ष भी लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। इसी तरीके से दूसरा पक्ष जो मेरे साथ बैटिंग में इन्वॉल्व है, उसको भी लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। वास्तविक हित का अभाव, लैक ऑफ लेजिटिमेट इंटरेस्ट। किसी भी पक्ष का उस घटना में कोई वास्तविक या वैध हित नहीं होता। देखिए, अगर मान लीजिए कोई टीम ए है, वो जीत रही है और मैंने उसके पक्ष में दाव लगाया हुआ है कि हाँ ये टीम जीतेगी और ये मैं कहती हूँ, ठीक है, तो मेरा जो है उससे कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, मेरा उससे कोई पर्सनल हित भी नहीं है उसके जीतने या ना जीतने से। बस मेरा हित कब आएगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बैटिंग लगा दी है, तो अगर वो जीत जाएगी तो हाँ मेरे को पैसा मिलेगा। बस यही है, वैसे मेरा उससे पर्सनल कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, मेरा कोई उससे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन मेरी उसके साथ नहीं होनी है। इसके बाद वॉइड एग्रीमेंट। इस प्रकार के जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो धारा 30 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, वेजरिंग एग्रीमेंट्स की। कंटीजेंसी ऑन एन अनसर्टेन इवेंट, किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंसी है इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की। म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, इसमें क्या होता है, दोनों पक्षों का हानि या लाभ बराबर बराबर होता है। लैक ऑफ लेजिटिमेट इंटरेस्ट, जो जिस बात पे भी दाव लगाया गया होता है या जिस बात पे भी बेट या लगाई गई होती है, उस रिजल्ट पे पार्टीज का कोई पर्सनल या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। वॉइड एग्रीमेंट, अभी इस प्रकार के जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सेक्शन 30 के तहत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वॉइड होते हैं। तो आप इसमें से, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसमें से नोट्स बना लीजिएगा। अब हमने रूल्स तो पढ़ लिया, शर्तें तो पढ़ ली कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स या फिर जो हमारा सट्टा अनुबंध है इसकी क्या शर्तें हैं, लेकिन ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो वो देखते हैं। भारतीय कानून ने सट्टा अनुबंधों को शून्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य जुए और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों को हतोत्साहित करना है। तो इसका, इस रूल को बनाने का उद्देश्य क्या था, ताकि जिस जो भी जुए या सट्टेबाजी जैसी एक्टिविटीज है ना, उनको क्या करना होगा, उनको हटाना होगा, उनको मतलब डिस्करेज करना होगा। क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियां सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देती हैं। क्योंकि क्या सोचा जाता है कि जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, दीज एक्टिविटीज लेड टू सोशल हार्म, ये सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देती है, ईमानदारी को कमजोर करती है, क्योंकि एनकरेज करती है डिसऑनेस्टी को, ठीक है, डिसऑनेस्टी को बढ़ावा देती है, ईमानदारी को वीक करती है, और जन नीति पब्लिक पॉलिसी के विपरीत है, एंड कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी। ये देखा जाता है कि इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, इससे क्या होता है, समाज में एक बुरा प्रभाव पड़ता है। हम आप नॉर्मल भी कहते हैं ना, जुआ मत खेलना, हर किसी को ये बोलते हैं ना, जुए में पैसा मत लगाना, सट्टे मत लगाना। तो क्यों, क्योंकि हमें हमेशा से ये पता है कि ये गलत है। इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सोशल एक्टिविटी, सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही खराब रिस्पॉन्स रखती हैं। इससे क्या होता है, इंसान हमेशा नेगेटिविटी की तरफ अप्रोच करने लग जाता है, ईमानदारी को कमजोर कर देती है, ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ काम करती हैं। इस प्रावधान का एक और उद्देश्य ये भी है कि लोगों को ऐसे स्पेक्यूलेटिव और जोखिम भरे अनुबंधों से बचाया जा सके। लोगों को क्या करते हैं कि ये रोकते हैं ताकि वो ट्रैप ना हो पाए इस तरीके के रिस्की एग्रीमेंट से। जैसे उनको अगर मान लीजिए समझ नहीं भी है तो भी वो एंटर ना करें, क्योंकि उनको पता है कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है। इस प्रकार ये नियम समाज के हित और नैतिक आचरण की रक्षा करता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल को लाने का, वो ये है कि ताकि जितने भी हमारे सपोर्ट कर ले ये बिजनेस पर्पसेस को और लीगल ऑब्लिगेशंस को। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या क्या बीमा जो सट्टा है, बीमा है, वो क्या सट्टा अनुबंध है, इंश्योरेंस जो होता है क्या वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखते हैं, नहीं, बीमा इंश्योरेंस जो होता है वो सट्टा अनुबंध नहीं होते, बल्कि पराश्रित अनुबंध कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बीमा से संबंधित कानूनी और व्यावसायिक सिद्धांत इसे सट्टा अनुबंध से स्पष्ट रूप से अलग कर देते हैं। क्योंकि बीमा जो भी इंश्योरेंस से जितने भी लॉज रिलेटेड है ना, वो सारे इसको सट्टा अनुबंध वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट से अलग करते हैं। क्यों, वैध हित,
बीमा लेने वाले व्यक्ति का बीमा विषय में वैध हित होता है। ठीक है। हमने क्या कहा था वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कि जो भी हम डिसीजन दे रहे हैं कि ये होगा नहीं ये होगा, पार्टी जीत रही है या हार रही है, उससे मेरा कोई भी पर्सनल गेन एंड लॉस नहीं है, पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं है ना। लेकिन जब कोई बीमा लेता है व्यक्ति, उसका क्या होता है, पर्सनल वैध हित होता है उसके साथ, जैसे जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति या व्यवसाय के से रिलेटेड अगर हम कोई बीमा लेते हैं तो हमारा उसके साथ एक पर्सनल हित होता है। यदि बीमित घटना घटित होती है, जिस बात के लिए बीमा लिया गया है वो घटना घट जाती है, तो बीमाकर्ता को आर्थिक हानि होती है, परंतु उसका उद्देश्य सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना होता है। अब कोई घटना घट गई तो बीमाकर्ता या उसके परिवार को क्या हुआ, कोई आर्थिक हानि हुई है ना। अब जो जो दूसरी पार्टी है, मतलब जो बीमा देने वाली कंपनी है, वो क्या करेगी, संरक्षण प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी, किसको, बीमाकर्ता और उसकी फैमिली को। उद्देश्य, पर्पस क्या है, बीमा का मुख्य उद्देश्य जोखिम प्रबंधन और आकस्मिक घटनाओं से संरक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है, रिस्क मैनेजमेंट को रोकना है। और अगर अचानक से कोई घटना घट जाती है जो किसी मनुष्य के हाथ की नहीं होती है, उसमें क्या होता है, संरक्षण प्रदान करना, एक सिक्योरिटी प्रदान करना होता है, किसको, बीमा धारक को। अब पराश्रिता, बीमाकर्ता की देयता, लाइबिलिटी केवल किसी निर्दिष्ट घटना जैसे मृत्यु, दुर्घटना, आग लगने पर ही होती है। यह घटना वैध और तर्कसंगत होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होता है, हम कहते हैं ये जीतेगा या नहीं जीतेगा। अब यहाँ पे बीमाकर्ता जो होता है, जो बीमा धारक होता है, वो क्या कहता है कि ये कहता है कि ऐसी घटना हो जाए तो इस परिवार को, किसी की मृत्यु हो जाए तो इस परिवार को इतना मिल जाए, उसकी दुर्घटना हो जाए तो ये मिल जाए, उसके घर में आग लग जाए तो इतना पैसा मिल जाए। इस तरीके का उनका म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि उनके अंदर उसकी कंडीशंस फिक्स होती हैं कि वो इस चीजों के लिए ये पैसा दे रहा है। कानूनी परिवर्तनीयता, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, सट्टा अनुबंधनों के विपरीत बीमा अनुबंधन न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। मतलब अगर बीमा कंपनी पैसा नहीं देती है किसी पीड़ित पक्ष को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, कहाँ पे, कोर्ट में। न्यायिक दृष्टिकोण, जुडिशियल व्यू क्या है, भारतीय एवं अंग्रेजी न्यायालयों में निरंतर यह माना गया कि बीमा अनुबंधन यानी कि सट्टा अनुबंधन, बीमा अनुबंधन सट्टा अनुबंधन नहीं है, बल्कि वैध पराश्रित मतलब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो सामाजिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी नामांकित व्यक्ति को, जो भी उसका नॉमिनी होता है, उसको बीमित राशि का भुगतान करती है। यह अनुबंध केवल जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि दाव या जुए का साधन है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या रिजल्ट निकाला, कि जो भी इंश्योरेंस होते हैं वो सट्टा अनुबंध नहीं है, बल्कि वो क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इस स्लाइड में आपको दो चीजें समझ में आई कि बीमा या इंश्योरेंस सट्टा अनुबंध नहीं है, बल्कि क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कभी फ्यूचर में आपके पास कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक दो एग्जाम्पल लिखने का भी प्रश्न आता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि बीमा अनुबंध जो होते हैं वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट आया है वो इज इंश्योरेंस अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो आंसर इज नो। ये पूरे का पूरा स्लाइड उसी का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको आप देख लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम के लिए। इस स्लाइड में देखते हैं लॉटरी, क्या लॉटरी एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, क्या लॉटरी सट्टा अनुबंध है, तो आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि लॉटरी वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति टिकट टिकट खरीदते हैं और विजेताओं को, जो चयन होता है विजेताओं का, वो पूरी तरीके से भाग्य यानी कि लक पर आश्रित होता है। इसमें जो प्रतिभागी हैं, जो भी लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, वो दाव लगाते हैं कि मेरी लॉटरी जो निकलेगी, जो लॉटरी निकल रही है वो मेरा ही नंबर होना चाहिए। ठीक है। ये जो लॉटरी का जो पक्ष है ना, इसमें कि जो लॉटरी का निकलना या ना निकलना है, लॉटरी खरीदने वाले से किसी तरीके से वास्तविक या लाभकारी हित के लिए नहीं होता है, और ना ही कोई उसके ऊपर वैध व्यावसायिक उद्देश्य पर आधारित होता है। इसका परिणाम क्या होता है, भाग्य या संयोग पर निर्भर करता है। इसलिए लॉटरी का जो अनुबंधन है वो सट्टा अनुबंधन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को अनिश्चित घटना पर आधारित लाभ या हानि की परस्परिक संभावना होती है, म्यूचुअल चॉइस होती है गेन और लॉस की, जो कि हमारा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। हालांकि कुछ राज्यों में लॉटरी से जो व्यवस्थाएं हैं उसको लीगल कहा गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव से मूल रूप से सट्टा अनुबंध का ही एक प्रकार मानी जाती है। ठीक। नेक्स्ट देख रहे हैं क्रॉसवर्ड पजल्स।
क्या क्रॉसवर्ड पजल्स वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? तो हम कहेंगे नो, यूजुअली नहीं, सामान्यतः नहीं, ऐसा सामान्यतः नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये स्किल्स पे डिपेंड हो जाता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सामान्य रूप से जब क्रॉसवर्ड पहेलियों में पुरस्कार दिए जाते हैं तो प्रतिभागियों को उत्तर देने के लिए ज्ञान, बुद्धि या कौशल का प्रयोग करना पड़ता है। वो गैस नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि इन प्रतियोगिताओं में सफलता भाग्य पर नहीं, बल्कि कौशल पर निर्भर करती है। इसलिए ऐसे अनुबंध सट्टा अनुबंध नहीं माने जाते, बल्कि कौशल आधारित प्रतियोगिताएं, स्किल बेस्ड कॉम्पिटिशन्स मानी जाती हैं। मुख्य अंतर यह है कि जहां सट्टा अनुबंधनों में परिणाम पूरी तरह से अनिश्चित और भाग्य पर निर्भर होता है, यहाँ पे क्रॉसवर्ड जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें कौशल की उपस्थिति भाग्य और जुए के तत्व को समाप्त कर देती है, क्योंकि उस बंदे के पास कैपेबिलिटी है ना, उसके पास इंटेलिजेंस है उस रिगार्डिंग। तो उसमें कोई चांस और लक बाय चांस या जुए या सट्टा वाली बात तो रह ही नहीं गई। हालांकि यदि कोई ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें केवल अनुमान या भाग्य का तत्व शामिल हो और कौशल का कोई योगदान ना हो, तो वह सट्टा की प्रकृति में आ जाता है। तभी हमने इसका आंसर दिया सामान्यता नहीं, यूजुअली नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो क्रॉसवर्ड पजल्स हैं उसमें जो भी प्रतिभागी होता है वो अपने बुद्धि का, अपने कौशल का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब देता है, ना कि तुक्का मारता है। ठीक है? तो कुछ कुछ श्रेणी में कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है जब क्रॉसवर्ड पजल्स जो होती हैं वो विजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की श्रेणी में आती हैं। अब आया है क्या स्पेक्युलेटिव अनुबंध सट्टा अनुबंध होते हैं? तो देखते हैं। स्पेक्युलेटिव अनुबंध कभी कभी सट्टा अनुबंध माने जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से उसके स्वरूप और उद्देश्य पर निर्भर करता है। कैसे? देखते हैं। स्पेक्युलेटिव अनुबंध वे अनुबंध होते हैं जिसमें प्रतिभागी भविष्य में किसी वस्तु, परिसंपत्ति को अनिश्चित मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिए वादा करते हैं, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी फ्यूचर्स, मुद्रा विनिमय इत्यादि। इसमें क्या होता है कि वो ये चाहते हैं, वो एक पैसा लगाते हैं किस पे, कि स्टॉक स्टॉक ट्रेडिंग पे, भविष्य में वादा करते हैं खरीदने या बेचने का। ठीक है? सट्टा अनुबंध क्या होता है जिसमें परिणाम पूरी तरीके से भाग्य पर निर्भर हो जाता है। वो पैसा लगा देते हैं। अब जो उनको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। टीम जीत गई तो ठीक है, टीम नहीं जीतेगी तो ठीक है। ठीक है? वैध हित या व्यावसायिक उद्देश्य। स्पेक्युलेटेड अनुबंधन में अक्सर वैध व्यावसायिक उद्देश्य होते हैं, जैसे हेजिंग और व्यापार जोखिम प्रबंधन, जिसमें आर्थिक हित रहता है। और उसी के विपरीत सट्टा अनुबंधन में कोई वास्तविक आर्थिक हित नहीं होता है। उसमें क्या होता है, केवल जैसे कि ताश के पत्तों जैसे शर्त लगाने की भावना होती है। अब इससे रिजल्ट हमारा क्या निकला, कि यदि स्पेक्यूलेशन केवल अनुमान या दाव लगाना हो, तो बिना किसी अंडरलाइंग वस्तु या आर्थिक हित के, तो इसे सट्टा अनुबंध माना जाएगा, जो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेक्यूलेशन व्यापारिक उद्देश्य से हो और वैध हित के साथ हो, तो ये वैध माना जाएगा और इसको सट्टा अनुबंध नहीं कहेंगे। ठीक है? इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। वैध स्पेक्यूलेशन अनुबंध, भविष्य भविष्य के बाजार में स्टॉक या कमोडिटी का व्यापार, जो हेजिंग के लिए किया जाता है। और सट्टा का प्रकार, जैसे कि केवल मूल्य परिवर्तन पर दाव लगाना बिना किसी वस्तु के। ठीक है? मैंने इस पे दाव लगाया कि ये स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक? और एक दूसरी तरफ मैंने स्टॉक को खरीदा और उसके ऊपर ये देखा कि ये बढ़ रहा है, तो मैं इसको बेच दूंगा ताकि मुझे फायदा हो जाए। ठीक? इस प्रकार सभी स्पेक्युलेटिव अनुबंध सट्टा अनुबंध नहीं होते। यह उनके व्यापारिक मकसद और वैध हित पर निर्भर करता है। ठीक है? इस स्लाइड में स्पेक्युलेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो भी वहाँ पे हिंदी में मैंने आपको बताया, उसी का यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन है। वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।